गुरु जी के चरणों में हम सभी छात्रों का सादर प्रणाम हो। मेरे तरफ से सभी बच्चे को सुखम भवित प्राप्ति हो। मेरे तरफ से सभी बच्चे सुख ही रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और मेरे क्लास में सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। सर जी आप भी बैठ जाएं, तब हम लोगों सबको पढ़ें और हम लोग आराम से पढ़ें सर। चलिए ठीक है बच्चों, अब तुम क्या पढ़ना चाहते हो और कैसे पढ़ना चाहते हो ये तुम हमको बताओ, तभी तो जान पाएंगे। और आज के दिन हम तुमको क्या पढ़ा दें? हमारे बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं? जब तक हमें बताएंगे नहीं तब तक हम क्या पढ़ाएंगे? सर जी कुछ अपने हिसाब से हम लोगों को पढ़ा दीजिए, जो हमें अपने बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आप हमारे बारे में सर जरूर जानते हैं। इसके बारे में हम लोगों को बता दें सर। और सर हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप इस रास्ते से गुजर करके कितने लोगों को पढ़ा दिया, और हम आपसे बताएं, आप अपने स्तर से हमको पढ़ा दें, लिखा दें, बता दें, ताकि हम उस मंजिल तक, सफर तक दूरी तय कर सकें। क्योंकि आज के युग में बहुत बड़ा परिवर्तन हो, क्योंकि सर मास्टर माने होता है माहिर, और माहिर का अर्थ होता है मालिक, और मालिक का अर्थ होता है गुरु जी। सबसे बड़ा होता है गुरु, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बरिहारे गुरु आपके गोविंद दियो बताए। जिसका गुरु अच्छा मिल जाए वो अपने अच्छे कर्म से कभी नहीं हटेगा, और जिसका गुरु गड़बड़ मिल जाए वो अपने अच्छे कार्य के लिए कभी नहीं सफल हो पाएगा। क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। जिस शिष्य को जिस गुरु की बात पसंद आ गई, उसमें वो परिवर्तन कर जाता है। इतना नहीं, गुरु की आज वह विषम परिस्थिति आ गई है है। और आज के युग में गुरु सब ऐसे नहीं होते हैं। कुछ गुरु तो लालची होते हैं, कुछ गुरु स्वार्थी होते हैं, कुछ गुरु हितकारी में कार्य करते हैं, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो बच्चे के प्रति अनुकूल होते हैं। प्रतिकूल नहीं, अनुकूल वो होते हैं गुरु जो अपना लाभ सोचते हैं। कि पढ़ाई तो होती ही है, साथ में पिटाई भी होती है अगर गुरु, क्योंकि हम गुरु बहुत देखे हैं, लेकिन
विद्यालय से बड़ा गुरु कोई गुरु नहीं होता है। इसमें भी गुरु निम्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न लक्षण वाले भी गुरु होते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए कार्य करते हैं, कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो बच्चे के भविष्य के लिए कार्य करते हैं। पैसे दे तो ठीक है, न दे तो ठीक है, जिसका दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं, कुछ स्कूलें ऐसे भी होती हैं जो बच्चों के प्रति बहुत सद्भावना होता है, लास्ट में उनको माफ कर देते हैं, छूट दे देते हैं। किसी की विषम परिस्थिति होती है तो ऐसे बच्चों से फीस भी नहीं लेते हैं, ड्रेस भी उपलब्ध करा देते हैं, कपड़े भी दे देते हैं। कुछ विद्यालय के गुरु ये होते हैं कि उनको सारे सुविधा, कापी किताब पुस्तक कपड़े फीस सब अपने ही विद्यालय से उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि असहाय व्यक्ति को बच्चों को पढ़ाने के अवसर देते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भी स्टूडेंट छात्र ना पढ़ पाए क्लास में तो बेकार होता है। लेकिन कुछ गुरु निम्न प्रकार के होते हैं जो पैसे के लिए कार्य करते हैं। अरे रामसुख, तुम गुरु की इतनी निंदा क्यों करते हो? क्योंकि गुरु ही तो सब कुछ होता है। बिना गुरु ज्ञान विद्या न मिले है, ना गुरु विद्या मिले है, ना विनीता पराम। आज के समय में ऐसा आ गया है। क्यों भाई तुम इतने गुरु की निंदा करते हो? गुरु जैसा चाहो वैसा ही मिलता है। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो गुरु ज्ञान वाला मिलेगा, अगर तुम्हारे अंदर अंधकार है तो गुरु अंधकार वाले मिलेंगे। अगर तुम्हारे चरित्रहीन हो तो तुमको ऐसे गुरु मिलेंगे जो चरित्रहीन बना देंगे। कुछ अगर तुम्हारी आत्मा संतृप्त नहीं है तो तुमको ऐसे गुरु मिलेंगे जो तुम्हें प्रतिहान ही पहुंचाएंगे और लाभ की कोई फायदा नहीं होगा, और सारी तुम्हारी संपत्ति हड़प कर लेंगे, तुमसे फ्री में काम ले लेंगे, पैसे नहीं देंगे। क्योंकि आज में इस प्रकार के बहकाए में और बेभूसे में आते हैं जो तुमको सारे ढोंग में पढ़ करके और सब कुछ तुमसे हड़प कर लेंगे। लेकिन स्कूल में ऐसा कभी नहीं होता है, किसी के क्लासरूम में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि उस क्लासरूम में जो गुरु होते हैं वो बच्चे के भविष्य के हाथ में होते हैं और उनका भविष्य बागडोर गुरु के हाथ में होता है। इसलिए गुरु कोई कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, लेकिन स्कूल में उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी और ना किसी बच्चे का कोई हानि होने देगा। इस प्रकार के गुरु की निचरण और आचरण हमेशा बच्चों के प्रति अनुभूत होती है, क्योंकि गुरु अपने आप को सब कुछ त्याग करके उस बच्चे के प्रति व्यवस्थित करता है। पहले के गुरु ऐसे होते थे जो गांव के बाहर कस्बे से दूर अपना आश्रम बनाते थे, उसी आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे और बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अपने घर से गुरुकुल नामक विद्यालय में जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, पढ़ लिख करके तब वो घर जब उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है तब वो आते हैं और
और वहाँ पर गुरु के साथ में रह करके सभी छात्र अपने गुरुकुल विद्यालय में रहते थे और गुरु के साथ कहते थे, गुरु के साथ रहते रहते गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। बिना गुरु आज्ञा आदेश की कोई छात्र विद्यालय से बाहर नहीं जाता था, और बल्कि जब वो उसको छुट्टी मिलती थी तब वो घर आता था, नहीं तो वहीं पर भिक्षा मांग करके गुरु से आदेश ले करके वहां पर ले जा करके रखते थे और अपने गांव घर में कभी नहीं जाते थे। लेकिन आज के विद्यालय में, आज का विद्यालय नहीं स्कूल हो गया, और इस स्कूल में गुरु, कल के गुरु ऐसे होते थे और आज के गुरु सब विशेष प्रकार के, विशेष रूप से परिवर्तन हो गया। विद्यालय बंद हो गया, गुरुकुल कम हो गया। आज वह विद्यालय सब वहां से हटाकर शहरों में, मार्केटों में कर दिए गए। हर बच्चों को आने जाने की सुविधा तैयार हो गई। बच्चे सुबह को जाते हैं, दोपहर को घर वापस आ जाते हैं। इतनी दूरी विद्यालय हो गए कि बच्चों के लिए बस की सुविधा हो गई। अब पढ़ाई से पहले सुविधा ढूंढते हैं कि हमारा बच्चा कैसे जाएगा, कैसे आएगा, और ये नहीं जानते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, ये नहीं पता है। बच्चे का संस्कार प्रथम गुरु माता पिता से होता है, और वह बच्चा विद्यालय में कम समय 6 घंटे रहता है और 18 घंटे बाहर प्लस माँ बाप के साथ में रहता है। तो उस बच्चे को 70% प्रभाव समाज का पड़ता है। और पहले के विद्यालय ऐसे गुरुकुल विद्यालय थे या अन्य प्रकार के विद्यालय ऐसे थे, मदरसा विद्यालय ऐसे थे जहाँ पर लड़के जा करके वही शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं से आते थे, वहीं पर रहते थे। और आज के युग में ऐसे विद्यालय हो गए कि गुरु को बच्चों के घर जाना पड़ता था। पहले आश्रम में बच्चों को, अब बच्चे के घर गुरु को जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पैसा हो गया और वो ट्यूशन के रूप में गुरु उनके घर जाते हैं और वहीं पर पढ़ाते हैं। साथ में विद्यालय जाते हैं। विद्यालय के में गाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो गई। स्टूडेंट का एडमिशन कराने से पहले हर गार्जियन अपने बच्चों के लिए साधन ढूंढते हैं कि हमारा बच्चा कैसे आएगा, कैसे जाएगा। पैसे के लिए नहीं, सुविधा के लिए देखते हैं कि किस विद्यालय में हमारे बच्चे को अच्छी सुविधा मिल रही है आने जाने के लिए। तो ये हो गया डिजिटल। और डिजिटल पढ़ाई में फैशन के तौर पर गारंटी की इच्छा न करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो बच्चों के प्रति प्राप्ति नहीं हो पाती है, बच्चा कमजोर हो जाता है। पहले क्या था, उस विद्यालय का हारा हुआ बच्चा फिर भी आज के युग से ठीक था, और आज का जीता हुआ बच्चा उसकी अपेक्षा कमजोर होता है, क्योंकि पहले गुरु के संपर्क में रहते हुए आज बच्चे पढ़ते थे तो कल की पढ़ाई वो थी, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती थी और त्रुटि होने से सुधार किया जा सकता था। और आज की पढ़ाई वो है क्योंकि हर बच्चा अपने माता पिता के संपर्क में रहता है, तो इसीलिए वो समाज में त्रुटि बार बार होती है, जिससे गुरु को भी नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि सारा आज के डिजिटल में कह दिया गया बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन छात्र
बिना मार के मानने वाला कहाँ है। जब तक कि उसको कूटो पीटो ना, तब तक कि उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इतना धुनो, इतना कूटो, इतना पीटो, तब भी उसके समझ में कुछ नहीं आता है। और ना इस तरीके से व्यवस्था दो, तब तो बच्चा और बिगड़ जाता है। लेकिन आज के युग में, कल के युग में बहुत बड़ा अंतर हो गया। और आज तो सब कुछ डिजिटल होने लगा, परिवर्तन होने लगा, फैशन के रूप में परिवर्तन हो गया। क्योंकि आज के युग में सब कुछ, जिस विद्यालय में मेज कुर्सी बेंच टिपाई नहीं है, उस विद्यालय को लोग जर्जर कर मानते हैं, लायक नहीं मानते हैं कि वहाँ की कोई व्यवस्था नहीं ठीक है, वहाँ पर कुछ है नहीं, बच्चों की बैठने की सुविधा नहीं है। कल यही विद्यालय थे जो हर विद्यालय में टाट पट्टी पर बैठा के पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड था, पाटी थी, कलम थी। और आज के युग में डिजिटल हो गया, हर बच्चे के हाथ में कॉपी पेंसिल आ गया। और इतना नहीं, सब कुछ डिजिटल होने के कारण से शार्ट हो गया। पहले के युग में बोर्ड सब अलग अलग होते थे, आज के युग में सब कुछ डिजिटल हो गया, पढ़ाई शार्ट हो गई। पहले 9, 10 एक में किताब चलता था, जिसको कहते थे हाई स्कूल। आज में हो गया 9th 10th, 9th का सिलेबस अलग हो गया, 10th का सिलेबस अलग हो गया। बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते थे, अब बच्चे का 9th में और 10th में एग्जाम हो गया, 10th में बोर्ड एग्जाम हो गया, 11th में होम एग्जाम हो गया, 12th में बोर्ड एग्जाम हो गया। पहले 2 साल पढ़ाई करके तब बोर्ड एग्जाम देते थे, जो दोनों सब्जेक्ट साथ में थी। आज क्या हो गया, एक होम हो गया, एक बोर्ड हो गया, 9 होम हो गया, 10 बोर्ड हो गया, 11 होम हो गया, 12 बोर्ड हो गया। इसीलिए अब 60 हो गया और 60 ही डिजिटल हो गया। पहले एग्जाम होते थे 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में बोर्ड पेपर फाइनल होता था। और आज जब से डिजिटल आ गया, 20 दिन में फाइनल हो जाता है। इस बोर्ड की आहुति के कारण से सब कुछ डिजिटल कर दिया गया। पहले के युग में परीक्षा व्यवस्था में पूरा जिला अस्त व्यस्त हो जाता था, सबकी ड्यूटी लग जाते थे, किसी को कोई फुर्सत नहीं मिलता था। आज डिजिटल बोर्ड होने के कारण में हर विद्यालय में CCTV कैमरा प्लस वॉइस की व्यवस्था हो गई, तो सारे अधिकारियों की सुविधाजनक हो गया। वो कहाँ है, कहीं पर भी है, बैठे हुए हर विद्यालय को सावधानी से क्लियर कर रहे हैं। अगर किसी पर कोई विद्यालय पर कोई कार्यवाही करनी है तो पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत वह उसी जगह से कार्यवाही कर देते हैं और उनको देखने की अनुमति वहीं से प्राप्त हो जाती है। वह तुरंत वहीं से देखे और वहीं से तुरंत ऑनलाइन सब कुछ कर दिए, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया, सब देख रहे हैं। पहले जो विद्यालय के अंदर होता था वही विद्यालय वाले देखते थे, उसके स्वयं रक्षक विद्यालय वाले होते थे। और हर विद्यालय में स्कूल, प्रति स्कूल में एक लड़ाकू दल होता था, एक बैच के रूप में सभी चलते थे साथ में। आज क्या हो गया, पूरा विद्यालय मुट्ठी में हो गया, सब ऑनलाइन। AP बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड बैठ कर देख रहा है किसके साथ क्या हो रहा है, जो चाहे वो वहीं से हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने पाती है। और आज के युग में बोर्ड एग्जाम बहुत विधिवत हो गया। पहले बोर्ड एग्जाम में विशेष प्रकार की त्रुटियां हुआ करती थी, जैसे दबंग विद्यालय हुआ करते थे। दबंग विद्यालयों में सभी सुविधाएं छूट दी जाती थी, लेकिन जब से डिजिटल हो गया
सारे दबंग विद्यालय बंद हो गए। अब उनको भी अनुमति के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया और डिजिटल बोर्ड एग्जाम में सब समान हो गया। पहले प्रयोगात्मक परीक्षा होती थी जो कराया जाता था, अब उसी को प्रैक्टिकल कर दिया गया था। पहले युग में अलग अलग प्रकार के होते थे, आज का यही अनुमति हो गया कि डिजिटल बोर्ड हो गया। बोर्ड एग्जाम के कारण से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में पहले बहुत पहले में 6 महीने से जुड़ जाते थे। मार्कशीट भी जुलाई में आती थी, आज की मार्कशीट तुरंत 2 महीने के बाद अप्लाई हो जाती है और हमारे विद्यालय में आ जाती थी। पहले समय लगता था, अब समय नहीं लगता था, सारे चीज सब डिजिटल हो गए। बोर्ड ऑफिस से मिल गया और तुरंत विद्यालय को रिसीव करवा दिया गया सभी के पते। पहले बच्चे फेल बहुत होते थे, पास बिल्कुल परसेंटेज के अनुसार हर यूपी बोर्ड का रिकॉर्ड जाता था। 4%, 2%, 6%, 1%, 5%। आज के युग में जब से डिजिटल हो गया, कोई किसी विद्यालय का फेल का परसेंटेज कम जाता है। किसी विद्यालय में 1 हो फेल हो, किसी विद्यालय में 2 फेल हो, किसी विद्यालय में 0 0 हो, कहीं पर कुछ नहीं हो। मार्क्स आज बहुत जाता है, परसेंटेज इतना जाता है, किसी का 90%, किसी का 80%, किसी का 85%, किसी का 92%। ऐसे बच्चों को मार्क मिलते हैं और वो इतना पहले कभी नहीं होता था। पहले क्योंकि आज के युग में इतने परिवर्तन हो गए, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया, तो नौकरी बंद हो गया, अब बिजनेस शुरू हो गया। हर छात्र पढ़ करके बिजनेस की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि नौकरी बहुत कम ही लोगों को मिलती है, क्योंकि आज का डिग्री होल्डर सब हो गए, ज्ञान नहीं। जब डिग्री बराबर हो गई तो ज्ञान कहाँ से रह गया। परीक्षा हो गई डिजिटल से कि तो ज्ञान कहाँ से आए। हाँ, सब कुछ हो गया कंप्यूटराइज, सब कंप्यूटर बोर्ड परीक्षा एग्जाम। तो सर जी, सब डिजिटल तो बहुत अच्छा होता है, इस डिजिटल के मतलब होता है क्या? वो तो हमको पता ही नहीं था। डिजिटल तो बहुत बड़ा है, डिजिटल के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पहले इतना बड़ा था, अब सब शार्ट कर दिया गया, हर चीज में परिवर्तन हो गया। पहले बहुत बड़े समय थे, अब बहुत छोटे हो गए। पहले में समय में तो बहुत बड़ी व्यस्तता होती थी और अब बहुत कम हो गया। हाँ बेटा, डिजिटल बोर्ड एग्जाम में सब कुछ डिजिटल शार्ट ही हो गया। शार्ट ही तो डिजिटल है। पहले परीक्षाएं 2-2.5 महीने तक चलती थी, आज की परीक्षाएं क्या है, सब 20 से 30 दिनों के अंदर फाइनल हो जाते थे। पहले के युग में पेपर, एक विषय के 3 पेपर होते थे, 2 पेपर होते थे। आज के युग में हर विषय का एक पेपर हो जाता है। जैसे पहले विज्ञान के 3 पेपर होते थे और हिंदी के 3 पेपर होते थे। आज के युग में सभी विषयों को इतने शार्ट कर दिया गया कि सबके एक पेपर कर दिया गया। पहले क्या था, अगर बच्चे एक पेपर में कम नंबर पाया, दूसरे में पा गया तो वो पास हो गया। लेकिन अब हर विषय में का 100 नंबर का एक ही पेपर हो, लेकिन सबके साथ में 30 नंबर का प्रैक्टिकल जोड़ दिया गया, 70 नंबर का और 20 नंबर का ओमार जोड़ दिया गया। ये डिजिटल हो गया कि बच्चे को पास करना जरूरी है। हर बच्चे को डिग्री होल्डर होना चाहिए। पहले केवल विज्ञान में प्रैक्टिकल होता था, अब सभी विषय में प्रैक्टिकल कर दिया गया, तो ये डिजिटल ही तो हो गया। पहले के युग में सब अन्य प्रकार के होते थे, अब सब अन्य प्रकार के हटा दिया गया, सब व्यवस्था पूर्ण रूप से तो डिजिटल शिक्षा हो गया। डिजिटल बोर्ड एग्जाम यही है कि हर एग्जाम को कैमरे के माध्यम से ऑनलाइन देखते हैं, शार्ट में कम में कर दिया गया, शार्ट कर दिया गया।
यही बोर्ड डिजिटल एग्जाम है जो पूरे समय को कम समय में व्यवस्थित करके उसको स्थगित कर दिया गया। पहले के युग में परीक्षा के माध्यम से बोर्ड एग्जाम होते ही हर व्यक्ति को दौड़ा और हर अधिकारी के प्रति इच्छुक थे। लोग उसका महत्व समझते थे और कोई प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन आज के डिजिटल बोर्ड एग्जाम में किसी असुविधा नहीं होती। सब कुछ इतना शार्ट और इतना सावधानी हो जाता है, जिसमें डिजिटल बोर्ड एग्जाम में सब लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और इस डिजिटल बोर्ड एग्जाम में सभी सफल होते हैं। डिजिटल बोर्ड एग्जाम हमारे लिए आज के युग में बहुत लाभदायक है और इसकी शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हम आप लोगों को डिजिटल बोर्ड एग्जाम के बारे में बताए हैं कि बोर्ड एग्जाम डिजिटल क्या है। सब कुछ मुट्ठी में है और इतना छोटा कर दिया गया कि भुर्की में हाथी को समाना, भुर्की में हाथी का समाना। इस प्रकार से डिजिटल बोर्ड एग्जाम का होना एक रूप जैसे हो गया। जो असंभव था आज संभव हो गया। दुनिया मुट्ठी में हो गई। कहाँ यूपी बोर्ड इलाहाबाद है और कहाँ पर परीक्षाएं हो रही है। सब बोर्ड ऑफिस के माध्यम उसके मुट्ठी में है। किसी को आने जाने की कोई जरूरत नहीं। सब बैठे देखते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारा बोर्ड एग्जाम डिजिटल बोर्ड एग्जाम है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, ताकि अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि डिजिटल बोर्ड एग्जाम आपको कैसा लगा। हम आपके लिए अगले दिन नई वीडियो लेकर आएंगे। डिजिटल बोर्ड एग्जाम के बारे में हम बताएं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी डिजिटल बोर्ड एग्जाम के बारे में जाने, पढ़ें, देखें और ज्ञान प्राप्त